हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए भाई, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपकी यादें ताज़ा करवा दूं क्लास 9th की। क्लास 9th में हमने चैप्टर पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। तो भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म वो क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। इसके अंदर x और y क्या होते हैं? वेरिएबल्स। और ए बी सी क्या होते हैं? ए बी सी होते हैं कॉन्स्टेंट्स, या फिर आप इनको कोई नंबर्स बोल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशंस आपने 9th क्लास के अंदर देखी है। 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर x और y कौन है? वेरिएबल्स हैं। और 2, 3, 6 कौन है? कॉन्स्टेंट्स है, नंबर्स हैं। तो 9th क्लास के अंदर हमने इसके बारे में जाना कि भाई, जब आप इसका ग्राफ बनाते हो, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कैसा ग्राफ बनता है इसका? 9th क्लास में कैसा ग्राफ बनता था? ग्राफ बनता था हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि भैया, इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अब चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे कैसे भी हो, उससे क्या मतलब, लेकिन बनेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा। और हमने इसके सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा कि भाई, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज क्या पढ़ा? कितने सॉल्यूशन होते हैं? बहुत ही बढ़िया, कई बच्चों ने मन में बोल दिया है इनफाइनाइट। ठीक है भाई। तो लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो ये सब हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा है पहले से ही कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, एक्स वाई वेरिएबल, ए बी सी कॉन्स्टेंट, और इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो ये सब छोटी मोटी बातें थी बेसिक 9th की, जो हम इसमें यूज़ करेंगे। लेकिन अब आपका जो चैप्टर आ गया है वो क्या आ गया है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आ जाओ भाई, पेयर पे देखते हैं जरा। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब जब भी बात होगी ना, वो पेयर में होगी। तो पेयर क्या होता है भाई? मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। मतलब अब जब भी बात होगी वो पेयर में होगी। हमेशा दो इक्वेशंस आएंगी, अब एक नहीं, 10th क्लास के अंदर। ठीक है ना। तो ये मैंने जनरल फॉर्म पकड़ ली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इसके अंदर x और y क्या है? x और y कौन है? वेरिएबल्स हैं। और a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये सब क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब क्या है? ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सब नंबर्स हैं। अब कई बच्चों में ये होता है कि देखो, ज़्यादातर ना हम एक्स वाई यूज़ करते हैं, तो कई बच्चों को लगता है कि सिर्फ एक्स वाई वेरिएबल है, दुनिया में और कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है भाई। अगर मान लो मैं ये इक्वेशन लिखूं, मैंने ये इक्वेशन लिखी, तो भाई ये भी तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है? एम और एन। तो भैया, वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वेरिएबल एक्स वाई हो, एम एन हो, पी क्यू हो, ओ आर हो, उससे क्या मतलब। लेकिन दो वेरिएबल इक्वेशन के अंदर होने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, तभी हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फ़र्क नहीं पड़ता वेरिएबल एक्स वाई हो या एम एन हो, इस बात का ध्यान रखना भाई, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं मांगता है अपने को। ठीक है ना। तो एक्स और वाई वेरिएबल हो गए, और यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या हो गए? कॉन्स्टेंट। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये मैंने बनाई पहली इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी बना दी 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जाम्पल है। ठीक है भाई। अब अगर मैं आपको बोलूं
कि भैया इन दोनों के ना ग्राफ बनाओ, ठीक है, दोनों का आपको ग्राफ बनाना है। एक ही ग्राफ पेपर मिलेगा क्योंकि गरीबी छा रखी है हमारी, ठीक है भाई। एक ही ग्राफ पर दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है मेरे को। तो क्या होगा जब आप दो लाइन बनाओगे, देखो भाई बनेगा तो दोनों का स्ट्रेट लाइन ना, बनेगा तो दोनों का स्ट्रेट लाइन। तो हो सकता है जब आप ग्राफ बनाओ तो लाइन ऐसे बन जाए, जब आप ग्राफ बनाओ पॉसिबिलिटी है लाइन ऐसे बन जाए, जब आप ग्राफ बनाओ तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो। क्या इन 3 पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, होती नहीं है, कैसे बताएंगे, ठीक है भाई। तो या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है भाई। या तो लाइन क्या करेंगी, जब मैंने आपको 2 इक्वेशन दी, बोला ग्राफ बनाओ, तो ये 3 पॉसिबिलिटी है होने की, तो क्या होगा, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर लाइन एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी, या फिर लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी, जिसको बोलते हैं हम, तीसरी फॉर्म क्या होती है हमारी भैया, इन तीनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या कोइंसिडेंट। जब भी मैं आपको इक्वेशन दूंगा, बोलूंगा मैंने आपको इक्वेशन दी, मैंने बोला जरा चेक करके बताओ कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो आप क्या कहोगे कि सर ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करूंगा, जिस तरीके की लाइन आएगी फिर आपको बताऊंगा कि सर ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट, ऐसी तो होगा भैया। अगर मैं 2 इक्वेशन आपको दूं, मैं बोलूं, मैं आपसे पूछूं कि भैया इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन 10th क्लास के अंदर हमारे पास एक और मेथड है जिसमें हम बिना ग्राफ बनाए बता देंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इस मेथड का नाम क्या है भाई, इस मेथड का नाम है हमारा रेशो मेथड। तो मैंने क्या करा, देखो भाई, मैंने आपको 2 इक्वेशन दी, a1x b1y c1, दूसरी दी a2x b2y c2, ठीक है ना। जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी ऊपर वही नीचे टिक दी। अब मैंने आपको ये 2 इक्वेशन दी, इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, जैसे ये भी इक्वेशन है, वो कोई भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। मैंने बोला कि बताओ ये लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो एक तरीका क्या हो गया, ग्राफ बनाओगे आप। ग्राफ नहीं बनाना अपने को, बिना ग्राफ बनाने बिना ग्राफ बनाए बताना है, अपने पास टाइम की बहुत कमी है। तो दूसरा मेथड क्या है, रेशो मेथड। अब कैसे बताएं, आप क्या करो, एक्स एक्स वालों को और वाई वाई वालों को उनका रेशो ले लो। एक्स एक्स वालों का रेशो क्या है, a1/a2, और वाई वाई वालों का रेशो क्या है, b1/b2। इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों के एक्स एक्स वाले दोनों के वाई वाई वालों को डिवाइड करो और देखो बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर बराबर नहीं आए, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो आपको लिखना है लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। मैंने क्या बोला, आपने एक्स एक्स वालों को वाई वाई वालों को डिवाइड करा, अगर वो इक्वल नहीं आए तो आपको लिखना है बिल्कुल लाइन इंटरसेक्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ग्राफ बनाओगे इंटरसेक्टिंग ही आएगा, गारंटी है उस बात की, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल आ गए, मान लो ये दोनों इक्वल आ गए, तब आपको तीसरा चेक करना है, c1/c2। तो अगर पहले 2 इक्वल है, पहले 2 को डिवाइड करा बराबर आ रहे हैं, मगर जब तीसरा डिवाइड करा वो बराबर नहीं आ रहा। अगर ऐसा केस बन जाता है तो आपको लिखना है लाइंस क्या है, पैरेलल। लेकिन अगर तीनों ही बराबर आ गए, मान लो तीनों रेशो बराबर आ गए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तब आपको लिखना है कि लाइन क्या है, लाइन है कोइंसिडेंट। तो भैया बिना ग्राफ बनाए आप बता सकते हो कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। कैसे, बस जस्ट रेशो लेकर के डिवाइड कर करके, ठीक है भाई। अगर पहले 2 बराबर नहीं आए, एक्स एक्स वालों को वाई वाई वालों को डिवाइड करा, बराबर नहीं आए, इंटरसेक्टिंग, तुरंत लिख दो, कोई घबराने वाली डरने वाली बात नहीं है, तुरंत लिख दो। अगर पहले 2 बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं आया तो पैरेलल, तीनों बराबर आ गए तो कोइंसिडेंट। क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्वेश्चन कराने पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब
मैंने यहाँ पर क्या बोला था आपको, अगर एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर सिंगल लीनियर इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। लेकिन जब पेयर में आ जाए तब कैसे बताएं भाई, मैंने बोला लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइन ऐसी है इंटरसेक्टिंग है, तो इसके सॉल्यूशन कितने हैं बताओ। पेयर में इसके सॉल्यूशन कितने होंगे मुझे बताने हैं। तो अब तब कैसे बताएंगे सॉल्यूशन, याद रखना दोनों लाइन एक दूसरे को जितनी बार टच कर रही है, जितनी बार कट कर रही है, कट करे टच करे बात एक ही है, ठीक है भाई। दोनों लाइन एक दूसरे को जितनी बार टच करेगी या कट करेगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। यहां पर देखो इंटरसेक्टिंग में कितनी बार कट कर रही है, एक बार, तो इसलिए हम इसका क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आप इसको लिख सकते हो वन सॉल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या बोला, आप सॉल्यूशन कैसे पता करोगे, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को जितनी बार कट कर रही है या टच कर रही है उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। एक बार टच कर रही है यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो टच ही नहीं करेगी, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस बहुत सारे पॉइंट्स पर टच करती है, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स, तो कितने लिखेंगे कि कितने सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया आपको, जितनी बार टच कर रही है उतने सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग एक, पैरेलल नो, कोइंसिडेंट मल्टीपल, इनफाइनाइट। और लास्ट है, आपसे पूछेगा कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट होता है जिन लाइंस का एक सॉल्यूशन है, जिन इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल है, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो इन तीनों में सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है, एक सॉल्यूशन है, यहाँ पॉसिबल है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ सॉल्यूशन है यहाँ पर है तो इसको लिख दो कंसिस्टेंट, यहाँ पर है तो इसको लिख दो कंसिस्टेंट, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो इसको क्या लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट। तो आपको याद क्या रखना है, कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कंसिस्टेंट लिखना है, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट लिखना है। मतलब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा कंसिस्टेंट और पैरेलल होगा इनकंसिस्टेंट। तो भैया ये टेबल आपका इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इस टेबल में मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, पहले में बताई कि हम चेक कैसे करते हैं लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, बिना ग्राफ बनाए, चेक हो गया। सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, देखेंगे कि कितनी बार कट कर रहा है। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कंसिस्टेंट है, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। तो ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये टेबल आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ताकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम टकाटक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। देखो इस पर बेस्ड जो है ना आपका 3.2 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो कैसे करना है इसको, बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। तो भाई रेशियो को कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2, जैसा कि हमने टेबल में डिस्कस करा। बोल रहा है इन रेशियोज को कंपेयर करो और फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दे रखी है, तो बोल रहा है ये जो लाइन है चेक करो कि इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी है और आपको चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, बिना ग्राफ बनाए चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले वाला आपको बताता हूँ, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। पहले वाला पकड़ लो, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। भाई आपको ये चीज़ याद रखनी है, a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, कैसे चेक करते हैं, पहले x वालों को डिवाइड करो, कितना आ रहा है 5/7। याद रखना वेरिएबल मत लेना, सिर्फ जो आगे के नंबर है ना वही लेना बस। तो x वालों को डिवाइड करा और y वालों को डिवाइड करा, ठीक है। मुझे देखना है कि ये दोनों रेशियो इक्वल हैं या नहीं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कट के आ गया -2/3, तो आपको देखने में ही लग रहा होगा कि भैया ये दोनों तो इक्वल
नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कौन से वाला केस, पहले वाला केस, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो मैंने क्या बोला, आंख बंद करके लिख दो इंटरसेक्टिंग। भाई आंख बंद करके मत लिखना, मैं मजाक कर रहा था, आंख खोल के ही लिखना इंटरसेक्टिंग है, ठीक है भाई। तो हमें पता चल गया कि पहले तो इक्वल नहीं है, मतलब ये लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग, खेल खत्म। दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरी वाली क्या है, 9x + 3y + 12 और 18x + 6y + 24। 18x + 6y + 24। अब इसमें भी देखते हैं क्या है। तो पहले x वालों को डिवाइड करा, फिर y वालों को डिवाइड करा, देखा कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो भाई ये तो 1/2 और 1/2, भाई ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। तो तीसरे वाला भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ, 12/24। तो ये भी कितना आ रहा है, 1/2 कट के, मतलब तीनों क्या आ गए, कट के आ गए, 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर आ गए। जब तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो मैंने बताया था लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट। बस देखा कितने मक्खन, एकदम हलवा क्वेश्चन है सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 और ये 2x - y + 9, 2x - y + 9। अब इस पे चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो मैंने पहले x वालों को डिवाइड करा, 6/2 - 3/-1। याद रखना भाई, साइन साथ में लेना, प्लस है तो प्लस का लो, माइनस है तो माइनस का लो। तो पहले इन दोनों को चेक करा, इक्वल आ रहे हैं, तो ये कट के आया 3 और ये कट के आया 3। हाँ भाई पहले दो तो इक्वल आ रहे हैं, तो तीसरा भी चेक कर लेते हैं, 10/9। नहीं भाई ये इक्वल नहीं है। तो 3 तो इक्वल है, लेकिन ये 10/9 के इक्वल नहीं है। मतलब a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, मगर c1/c2 के इक्वल नहीं है। ऐसा कब होता है, जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो बिना ग्राफ बनाए रेशो मेथड से आप चेक कर सकते हो लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है भाई। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर है, इसलिए मैं ये भी आपको इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है फिर से, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बोल रहा है फिर से रेशो का यूज करो और बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। भाई अगर आपको कंसिस्टेंसी बतानी है, कंसिस्टेंट कब होता है, इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंट में, और इनकंसिस्टेंट कब होता है, पैरेलल में। तो इनडायरेक्टली आपको बताना तो वही है ना कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। भाई वो बताऊंगा तभी तो ये बता पाऊंगा, है कि नहीं। तो तरीका वही करना है, क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, लेकिन ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट उसी से आ जाएगा। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन देखो, इसका पहला पार्ट लिखा हुआ है 3x + 2y = 5। देखो भाई जब भी आप रेशो ले रहे हो, याद रखना सब कुछ एक ही तरफ होना चाहिए, सब एक तरफ। कैसे, जैसे 3x इधर ही है, 2y इधर ही है, तो आप क्या करो, 5 को भी इधर ले आओ, तो -5 हो जाएगा इधर आकर। ऐसे ही 2x भी इधर ही है, 3y भी इधर ही है, 7 को आप इधर ले आओ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रेशो लेते समय बात को ध्यान रखना है कि सब एक तरफ हो, ठीक है ना। अब x का रेशो लो, क्या होगा, 3/2। y का रेशो लो, 2/-3, तो माइनस ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये दोनों बराबर तो नहीं है भाई, ये दोनों बराबर थोड़ी है, 3/2 2/3, तो बराबर नहीं होते तो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका सॉल्यूशन कैसा हो गया, यूनिक। और अगर सॉल्यूशन है तो क्या लिखते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है भाई। तो इनडायरेक्टली चेक तो यही करना है, इसी से आएगा ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगला देखते हैं, 2x - 3y 8, सेकेंड पार्ट है इसका, 2x - 3y। देखो भाई यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, देखो 8 उस तरफ है ना, 8 को इस तरफ ले आओ, तो प्लस का 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 = 0। और ऐसे ही यहाँ पर 4x - 6y प्लस का 9 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 9। 4x - 6y माइनस का 9।
तो अब रेशो कंपेयर करते हैं, 2/4 माइनस 3/-6, तो ये तो भाई इक्वल आ रहे हैं, ये भी कट के आ गया 1/2, ये तो इक्वल आ रहे हैं। तो तीसरा चेक करा -8/-9, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा। तो पहले जो इक्वल, तीसरा इक्वल नहीं, मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल। पैरेलल में सॉल्यूशन नहीं होता, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है भाई, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है हमारा 3/2x प्लस 5/3y। तीसरा है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल टू 40। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, देखो भाई पूरे चैप्टर के अंदर ना आपको एक बात ध्यान रखनी है भाई, मुझे फ्रैक्शन से बड़ी एलर्जी है। ठीक है भाई, यहाँ से मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन को हटाना है। ये देखो, ये ऐसे नंबर देखो कितने अच्छे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं ये नंबर। ये फ्रैक्शन यार मन में कुछ कर देते हैं ये तो, ठीक है ना। तो इनको हटाने का तरीका क्या है, तो मैं रेशो तभी चेक करूँगा, पहले इनको हटाऊँगा। पूरे चैप्टर में जब भी फ्रैक्शन दिखे उनको हटाओ। तो पहले मैं इसी इक्वेशन को ठीक करता हूँ। कैसे, देखो आप क्या करो, इन दोनों का ना एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 3 3 हो गया 9। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, 2 5 हो गया 10, और 6 को उधर भेज दो तो 9x प्लस 10y। 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 42। फिर 42 को इधर ले आओ, 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। अब देख रहे हो ये इक्वेशन ऐसी बन गई, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। फ्रैक्शन बड़े दिक्कत देते हैं, उनको हटा दो। तो अब ये इक्वेशन ये बन गई 9x प्लस 10y माइनस 42, और दूसरी ये रही 9x माइनस 10y प्लस का 14 इधर ले आओ, माइनस का 40। अब चेक करता हूँ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले x वालों को डिवाइड करा, फिर y वालों को डिवाइड करा, देखा इक्वल आ रहा है कि नहीं। नहीं भाई, ये तो इक्वल नहीं आ रहा। 1 और -1 इक्वल नहीं होते, मतलब लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब सॉल्यूशन है, यूनिक है, और सॉल्यूशन है तो क्या लिखते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है हमारा 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22। तो पहले इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 5x माइनस 3y प्लस का 11 इधर आकर माइनस, माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22 इधर आकर प्लस। तो पहले x वालों को डिवाइड करा 5/-10, y वालों को डिवाइड करा -3/6, और फिर पहले देखा ये दोनों बराबर है, 5 के टेबल में 10, -1/2 और -1/2। हाँ भाई बराबर है। तो तीसरा भी चेक कर लेते हैं अब, -11/22, ये भी कट के क्या आ रहा है, -1/2 ही आ रहा है। तो तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल मतलब कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब सॉल्यूशन कैसा, इनफाइनाइट, और क्योंकि सॉल्यूशन है तो क्या लिखूंगा, कंसिस्टेंट। और फिफ्थ पार्ट है हमारा लास्ट, 4/3x प्लस 2y 8। 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर भी देखो ये कलेश फ्रैक्शन आ गया। तो सबसे पहले इसको ठीक करते हैं। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया, 3। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, ऊपर हो गया 4x। 1 के टेबल में 3 आता है 3 पर, 3 दूनी 6 और 3 8 उधर चला जाएगा, 3 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x प्लस 6y, 8 और 3 24। 24 को इधर ले आओ तो पहली इक्वेशन बनी 4x प्लस 6y माइनस 24, ये ठीक हो गई। और ये क्या है, 2x प्लस 3y प्लस का 12 इधर आकर माइनस। डिवाइड कर दो, पहले x वाले करेंगे 4/2, y वाले करेंगे 6/3। तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, 2 और ये 2। तो तीसरा चेक करा -24/-12, ये भी इक्वल आ रहा है 2। तो तीनों इक्वल आ गए तो क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है तो फिर क्या, इनकंसिस्टेंट।
अबे यार कंसिस्टेंट, तो इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो तो यहाँ पर नीचे कमेंट करो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आके डाउट्स पूछ लो। तो भाई आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।